दोस्तों, एक हिंदी स्टोरी शुरू करते हैं। तुम्हारी बेटी नेहा। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या तलाक होने के बाद पुरुष अच्छा पति नहीं बन सकता? सुबह किचन की खटर पटर से आंख खुली तो देखा मेरी बेटी नेहा नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे मीठी खिड़की देते हुए कहा, तूने मुझे उठा क्यों नहीं? जा, बाकी का काम मैं करती हूँ। तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा। मैंने सोचा आज अच्छा सा नाश्ता बनाकर आपको सरप्राइज देती हूँ। आप हमेशा चिंता करती हैं ना कि मैं खाना बनाने में रुचि नहीं लेती, तो ससुराल वालों को कैसे खुश रखूँगी? नहीं रे, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी सिर पर पड़ेगा तो सब कर लेगी। वह कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं देगी। गर्व से मैंने यह कहा। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, बेटा तुझे ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं भी थोड़ा सा काम निपटा कर तैयार हो जाती हूँ। तू मुझे निशा आंटी के घर पर छोड़ देना, ठीक है? मैंने उसको मना करने का मौका ही नहीं दिया। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा वही जो परसों पापा के साथ आपको मॉल में मिली थी, आपकी बचपन की सहेली, जिनके बारे में बातें बताने में आपने रात में बहुत देर तक मुझे और पापा को जगाए रखा था। अब समझी, इसीलिए इतना मस्का लगाया जा रहा था। अब आपको लेकर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मा कुछ मामलों में कभी समझौता नहीं करती। हाँ रे, उससे मिलने के बाद उसके बदले रंग रूप को देखकर उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। कार में बैठकर नेहा ने निशा से उसका पता पूछा। उसका घर उसके ऑफिस के रास्ते में ही था। नेहा ने चैन की सांस ली कि वह ऑफिस के लिए लेट नहीं होगी। निशा अपने घर के दरवाजे पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। नेहा ने बाहर से ही विदा लेनी चाहिए तो निशा ने उससे कहा, नहीं पहली बार घर आई है, थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। अपनी प्यारी सहेली की बेटी को जी भर कर देख तो लूँ। और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम के अंदर घूमते ही मेरी निगाह दीवार पर लगी दिवाकर की माला पहने हुए बड़ी सी फोटो पर पड़ी, जैसे कि वह निशा की सुनी मांग की गवाही दे रही हो। फोटो की और उंगली इंगित करते हुए सहसा में सकते की हालत में बोल पड़ी, यह कब और कैसे हुआ? माँ माँ की आवाज़ लगाते हुए निशा के बेटे दिनेश के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही मेरा प्रश्न अनुप्रारित रह गया। वह अचानक हमें देखकर अचकचाकर झूम गया। मेरे पैर छूते हुए उसने नेहा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए अचंभित होकर बोला, अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? यह फिर मेरी तरफ झूमते हुए देखकर बोला, आंटी यह आपकी मेरी बेटी है, तुम इसे कैसे जानते हो? मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे माँ, यह मेरे ही ऑफिस में काम करता है। मुझे पता ही नहीं था कि यह निशा आंटी का बेटा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस बार नेहा के जवाब देने की बारी थी। तुम्हें ऑफिस जाना है तो मेरी ही गाड़ी ले चलो। लौटते में यही आकर आंटी को अपने साथ ले जाना। उनके इस अप्रत्याशित अनौपचारिक वार्तालाप को मैंने और निशा ने अवाक होकर मुस्कुराकर देखते हुए उनको जाने की मुख स्वीकृति दे दी। उन दोनों के जाने के बाद मैं बोली, इससे चमककर कि तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो फिल्मों में ही देखा है। खैर, अब तो अपनी सुना। तूने मुझे पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? मैंने इधर कुछ सालों से तुझे फेसबुक पर भी कितना ढूंढा, लेकिन सब व्यर्थ। वह मेरी उत्तेजना को शांत करते हुए बोली, बैठ तो
मैं तुझे सब बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए वह कुछ सोच में पड़ गई, जैसे समझ न पा रही हो कि वह कहाँ से बातों का सिलसिला शुरू करे। फिर अपनों को थोड़ा शांत करते हुए बोली, जयपुर में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तू तो दिल्ली चली गई। दिवाकर पिता ने व्यवसाय में लग गया और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक दिन अचानक मेरा एक पत्र दिवाकर के पिता के हाथ लग गया। उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि वह मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसके माता पिता ने मुझसे विवाह की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा साधारण सा घर और साधारण शक्ल सूरत वाली में दोनों ही उनके उच्च स्तरीय रहन सहन से मेल नहीं खा रहे थे। उनका कहना था कि वे बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। उनके लिए बेटे के सुख से अधिक महत्वपूर्ण बिरादरी थी। लेकिन दिवाकर अपने निर्णय से महस नहीं हुआ तो एकलौते बेटे को खोने के डर से उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। विवाह तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मन से स्वीकार नहीं किया। मैंने हर तरीके से उनको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी कल्पना में बची बहू का स्थान मैं कभी नहीं ले सकी। विवाह के 2 साल के अंदर मेरी गोद में दिनेश आ गया। अभी हम उसका पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे कि अचानक दिवाकर की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही मैं सकते में आ गई। ओहो, इतनी जल्दी? यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं आंखें चौड़ी करके हतप्रभ उसकी ओर देख रही थी। इतना बताकर निशा थोड़ी देर के लिए मौन हो गई, जैसे वह अतीत में पहुंच गई हो। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहकर सांत्वना दूं। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में न थी। उसने तटस्थ होकर आगे बताया, उसके बाद तो मेरे सास ससुर ने मुझे यह कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि मेरा मानुष साया बढ़ने के कारण ही उनके बेटे की असमय में मृत्यु हो गई है। मेरा ससुराल में रहना दूभर हो गया था, इसीलिए मैं अपने माता पिता के पास लौट गई। मैंने फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने एकलौती संतान होने के कारण मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दिवाकर की कमी की भरपाई करने के लिए भी उन्होंने मेरा दूसरा विवाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि दिवाकर का स्थान मेरे जीवन में कभी कोई नहीं ले सकता। अंत में उनको मेरे इस इरादे से समझौता करना ही पड़ा। मेरे माता पिता मेरे दुख से अंदर ही अंदर घुलकर एक के बाद एक इस संसार से विदा हो गए। उस समय दिनेश की उम्र 14 वर्ष थी। समय बीतता गया और दिनेश की पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी लग गई। दिनेश की नौकरी लगने के बाद मैं भी जयपुर छोड़कर उसके साथ रहने के लिए बेंगलुरु चली गई। थोड़ी देर के लिए उसकी वाणी पर विराम लग गया था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे घाव हरे कर दिए। नहीं रे, तुझसे अपना दुख बांटकर तो मेरा मन हल्का हो रहा है। अब तू ही बता, इतना कुछ झेलते हुए तुझे मैं कैसे पत्र लिखती। लेकिन यह सच है कि मैं तुझे कभी नहीं भूली। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी तो कुदरत ने हमें दोबारा मिला दिया। मैंने वातावरण को हल्का करने के लिए कहा, थक गई होगी मेरी राम कहानी सुनते सुनते। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर वह उठकर चली गई। चाय पीते पीते मैंने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, लेकिन बेंगलुरु से यहाँ पुणे कब और क्यों आई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना बोलने के बाद
क्षण भर के लिए वह चुप हो गई। मैं अबाक सोच में पड़ गई कि अब पता नहीं वह और कौन से जीवन के दुखद राज खोलेगी। उसके चेहरे के भावों से यह तो ज्ञात हो ही रहा था कि उसका यह अनुभव कि सुखद नहीं होगा। उसने कहना शुरू किया, दिनेश की अच्छी कंपनी में नौकरी लगने के बाद मैं उसके विवाह के सपने देखने लग गई थी। उसके विवाह के बारे में मैं सोचूं इसके पहले ही उसने बताया कि वह अपनी एक सहकर्मी को मेरी बहू बनाना चाहता है। मेरा मन खुशी से फूला नहीं समा कि इससे अच्छा और क्या है कि मेरे बेटे ने स्वयं ही लड़की ढूंढ ली है। एक दिन वह नीरू को ऑफिस से अपने साथ ही मुझसे मिलाने ले आया। वह शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी और फिर मेरे बेटे को पसंद थी। सो मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगी। विवाह के बाद धीरे धीरे बहू की तुनक मिजाजी, हर बात में बहस करना, अपनी बात मनवा कर छोड़ना, छोटी छोटी बातों पर रूठकर अपने मायके जाकर बैठ जाना मुझे और दिनेश को अखरने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि विवाह एक समझौता होता है, लेकिन वह मेरी बात अनसुनी कर देती थी। उसकी माँ ने उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं की। अंत में वही हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, तलाक। उसके बाद हमारा मन बेंगलुरु में नहीं लगा। दिनेश ने यहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ ली और 6 महीने पहले हम यहाँ आ गए। मैं न अच्छी बहू बन सकी और न अच्छी सास। उसने एक सांस में सब कुछ कह दिया। गहरी उदासी उसके चेहरे से झलकने लगी। उसको सहज करने और हिम्मत देने के लिए मैंने कहा, अरे ऐसा क्यों सोचती है तू? गलत लोगों से रिश्ता होने के कारण अपने आप को कम मत आंक। यह तो उन लोगों की बेवकूफ़ी है कि उन्होंने तेरी कद्र नहीं की। उसे एक दुर्घटना समझकर भूल जा। दिवाकर और अपने माता पिता के जाने के बाद मैं अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब तुझसे मिलने के बाद यह एहसास कम हो गया है। अब तू अपने तथा अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बता। उसने थोड़ा तटस्थ होकर उत्सुकता से मुझे पूछा। प्रत्युत्तर में मैंने बताया, मेरा तो जीवन सीधा सपाट है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गया है। एक बेटी और पति है। उनसे तो तू मिल ही चुकी है। मुझे निशा के घर आए कई घंटे हो गए थे। हमने जी भर कर पुरानी यादों के समुद्र में गोते लगाए। निशा ने कहा कि आज पता नहीं कितने वर्षों बाद उसे हंसी आई है। अचानक नेहा के कार के हॉर्न की आवाज़ बाहर से सुनाई दी तो मैं घर लौटने के लिए खड़ी हो गई। निशा ने खाना खाकर जाने का मुझसे बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने फिर कभी कहकर उससे जाने की अनुमति मांगी। 2 दिनों बाद ही रविवार था। निशा को अपने बेटे के साथ अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करके मैंने विदा ली। रविवार शाम को निशा अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गई। आने के बाद वह बार बार कह रही थी कि मुझसे मिलने के बाद वह बेहद खुश है। इधर मेरा भी यही हाल था। खाते हुए उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इतने सालों में भी मैं उसकी पसंद को नहीं भूली हूँ। खाना खाने के बाद बहुत देर तक बैठकर बातें होती रही। कब रात के 11 बज गए पता ही ना चला। इसके बाद आए दिन हम लोग एक दूसरे के घर जाने लगे थे। अक्सर नेहा मुझे निशा के घर छोड़ती हुई दिनेश के साथ ऑफिस चली जाती और लौटते समय मुझे लेते हुए घर आ जाती। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। समय में बदलाव के अनुसार मैंने एक दिन नेहा से पूछा, बेटा समय से सभी काम होने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू अगले महीने 25 वर्ष की हो जाएगी
अब तेरी शादी होनी चाहिए। तुझे कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं कोशिश करूं। वह जैसे इसी मौके की ताक में ही थी। बिना किसी भूमिका के सपाट स्वर में बोला, मामा, मैं और दिनेश आपस में शादी करना चाहते हैं। मैं अचानक इस अप्रत्याशित बात को सुनकर हतप्रभ रह गई। थोड़ी देर तो मैं अबाक रहकर सोच में पड़ गई। फिर चिल्लाकर बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता है ना कि वह तलाकशुदा है? फिर बिरादरी वाले क्या कहेंगे? यह भी तूने सोचा है? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तेरे विवाह के लिए मैंने पता नहीं कितने सपने देखे हैं। ऐसी तुझमें क्या कमी है कि ऐसे लड़के से तू शादी करेगी? तो क्या हुआ माँ? तलाक होने के बाद कोई पुरुष भविष्य में क्या अच्छा पति नहीं बन सकता? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह उसके समय की विडंबना ही समझो। उसने मुझसे कई बार छिपाई नहीं। मुझे तो वह पहले ही बहुत पसंद था, लेकिन जब पता लगा कि उसकी माँ आपकी बचपन की सखी है तो मुझे अपने रिश्ते पर गर्व होने लगा। और क्या गारंटी है कि अविवाहित लड़के के साथ मैं खुशी रहूँगी? मैंने अपने पति को बुलाकर नेहा को समझाने की बात कही तो मेरे पति सारी स्थिति समझकर बोले, समय बहुत बदल गया है। नेहा पढ़ी लिखी लड़की है। इसको अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढने का पूरा अधिकार है। जान पहचाना परिवार है। लड़का भी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। जब उसके तलाकशुदा होने से नेहा को कोई एतराज़ नहीं तो हमें क्यों है? मैंने अमेरिका फ़ोन करके अपने बेटे बहू से भी सलाह ली तो उन्होंने भी कहा कि जब नेहा राजी है तो उनको भी कोई आपत्ति क्यों होगी। सबके तर्क के सामने मेरे लिए सोचने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने फिर इस संबंध में गहराई से मनन किया कि तो मुझे भी लगा कि आजकल समय इतना बदल गया है कि अनजान परिवार में रिश्ता करना भी ठीक नहीं है। निशा को तो मैं बचपन से जानती हूँ, इसलिए नेहा की पसंद पर मुहर लगा देना ही ठीक है। अगले दिन मैं अपने पति के साथ बिना देर किए निशा के घर पहुँच गई। हमें अचानक आया देखकर वह अचंभित होकर बोली, अरे आप लोग अचानक कैसे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि मैं बोली, बात ही कुछ ऐसी है कि हम रुक नहीं पाए। हम अपनी बेटी को तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मैंने बिना किसी भूमिका के एक सांस में बोल दिया, जैसे मुझे पूरा विश्वास था कि निशा इस रिश्ते के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। और वही हुआ। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह खुश होकर बोली, मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन नेहा को तो पता है ना कि दिनेश, उससे तो पूछो। उसके कहने से ही तो हम यह प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हैं। दिनेश और नेहा दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। बस तुम्हारी स्वीकृति मिलनी बाकी थी और हर तरीके में हम दोनों सखियाँ एक दूसरे से लिपट गई। मैंने हंसते हुए कहा, निशा, तुझे याद है हमने आपस में कई बार कहा था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करके एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ लेंगे। हमारा इतने सालों बाद मिलना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कुदरत की ही सुनियोजित योजना है। कहते हैं ना, जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। अच्छा, अब यह बता, दहेज में तुझे क्या चाहिए? तुम्हारी प्यारी सी बेटी नेहा। निशा के इतना कहते ही हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।